इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है कि एक डायपोल के लिए एक और स्टैंडर्ड पोजीशन होती है जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और उस इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से कितना होता है। तो मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो इस तरीके से मैंने उसको दिखा दिया। एरो के टेल का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, एरो के हेड का मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस डायपोल का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाऊं विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द डायपोल। सेंटर, डायपोल के सेंटर से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है या इक्वेटोरियल एक्सिस कह सकते हैं इसको। ये इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट जो है उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए के बराबर, ये ए है पॉइंट, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, समझ गए इक्वेटोरियल का मतलब, इक्वेटोरियल का मतलब समझ गए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू के बराबर, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू के बराबर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन आप 2a मान सकते हैं। ये 2a मैंने सेपरेशन मान लिया, सेंटर से a यहाँ तक, सेंटर से a यहाँ तक। अब ये देखिए बेटा, ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये डिस्टेंस को मान लिए कि x के बराबर है, x के बराबर डिस्टेंस है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होने वाला है इस तरफ E, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। अब मैं एक बात कह सकता हूं कि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इस चार्ज का डिस्टेंस यहां से, इस चार्ज का डिस्टेंस यहां से वो भी बराबर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो एक समान रहने वाला है। अब ये दोनों यदि एक समान है तो इनका रिजल्टेंट मैं कह सकता हूं किस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए और भी हमारे पास तरीके हैं कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ले सकते हैं किस तरफ और एक किस तरफ, इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं किस तरफ और एक किस तरफ। तो ये वर्टिकल वाले जो कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा। अच्छा, अब ये नेट हमें निकालना है, ये डिस्टेंस है a के बराबर, ये डिस्टेंस है x के बराबर। तो इस डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं, डिस्टेंसेस देख लीजिए बेटा, ये है आपके पास a, ये है आपके पास x, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है E, उसकी वैल्यू कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक E की वैल्यू बात कर रहा हूं मैं, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किसी एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर। अब बेटा मान लीजिए कि आप ये एंगल जो है थीटा के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर। सिमिलरली कह सकते हैं ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बहुत सिंपल है बताना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आप दो कंपोनेंट कर लीजिए जैसा मैंने बताया था। एक कंपोनेंट आएगा इसका यहाँ पर ई साइन थीटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा ई साइन थीटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दो कंपोनेंट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी 2 ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा। बता देंगे कि हमने इसके कंपोनेंट किए दो, इसके दो कंपोनेंट किए, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हुआ एक दूसरे से, और तो इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा दो बार आ गया, तो 2 ई कॉस थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो चुका है। अब बेटा इस डायग्राम से आप थीटा निकाल सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा निकाल दीजिए कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब आप क्या करिए कि इन नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आप क्लब कर दीजिए। यहां पे जो पावर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, यहां पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है पावर जो है 1 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको ओवरऑल 2 टाइम्स के क्यू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, रेज टू द पावर 3/2 आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बेटा ये देखिए कि 2qa इंटू ए ये जो है ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बन चुका है। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब हम जानते हैं क्योंकि ये सारी बातें जो हैं एक स्मॉल डायपोल के लिए की जा रही हैं। स्मॉल डायपोल का मतलब है कि जिनमें चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है। चार्जेस के बीच का सेपरेशन यदि छोटा है तो मैं कह सकता हूं ए जो है वो बहुत बहुत छोटा होने वाला है, तो ए स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होने वाला है। तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज डायपोल इज वेरी स्मॉल, डायपोल इज वेरी स्मॉल, very small, so we can write x square plus a square can be approximately written as x square। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा आपके पास k p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। 2 से 2 गया, आपके पास बनेगा kp बाय r क्यूब इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैं इसको लिख देता हूं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp बाय r क्यूब, kp बाय r क्यूब ये मैग्नीट्यूड है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब एक बात आपने गौर करी होगी कि जब डायपोल मूवमेंट जो था वो इस डायरेक्शन में था, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इस डायपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में आया था, डायपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में आया था कुछ इस तरीके से, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था E इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन P वेक्टर की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की होने चाहिए। तो मैं यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के माइनस पी के पी अपॉन आर क्यूब लिख लीजिए इसको मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर जो है लिख दीजिए माइनस पी कैप। तो P और P कैप जो है बन जाएगा P वेक्टर के बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट E इक्वेटोरियल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के P वेक्टर बाय आर क्यूब। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप सिंपली कह सकते हैं kp बाय आर क्यूब। और डायरेक्शन याद रखें कि जो डायरेक्शन P वेक्टर की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट करके, डायरेक्शन के बारे में नोट करना जरूरी है कि नोट करके लिखें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन will be opposite to P वेक्टर। P वेक्टर जो है डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है पीछे की तरफ, और यदि हम बात करें डायपोल मोमेंट यदि इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होने वाला है पीछे की तरफ, यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसी पोजीशन के लिए जो ना तो एक्सियल है और ना ही इक्वेटोरियल है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, एट
जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आप इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इस तरीके से, P इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट है, और हम ना तो एक्सियल किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ना तो हम कह रहे हैं कि वो एक्सिस पर है, ना हम कह रहे हैं कि वो इक्वेटोरियल पर है, ना एक्सियल पोजीशन पे है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो पॉइंट है। हम कह रहे हैं कि वो पॉइंट है कहीं यहां पर। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया A, और वो पॉइंट इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है। आप ध्यान दीजिए यहां पे कि जितने भी हमने डायपोल के लिए स्टैंडर्ड पोजीशंस ली हैं तो डिस्टेंस हमेशा डायपोल के सेंटर से नापी जाती है। डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और ये एंगल जो है कह दीजिए थीटा के बराबर है। एंगल का नाम क्या है? एंगल का नाम है कि डायपोल के एक्सिस से, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से, ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उनके बीच में एंगल है। आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा के बराबर। आर वेक्टर का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में। मतलब क्या हुआ सर कि मान लो कोई भूला भटका इंसान डायपोल के सेंटर पे आता है और पूछता है कि यार पॉइंट ए कहाँ पे है, तो ये कैसे रास्ता बताएगा ए पॉइंट तक का सीधा सीधा? तो ये कहेगा कि आप यहां से इस डायरेक्शन में जाइए सीधा सीधा, ना कि सीध में आप जाइए और ए पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे। तो वही सबसे छोटा रास्ता इस पॉइंट से यदि पूछें, इसका रास्ता इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसका रास्ता इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, रास्ता ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर का मतलब। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करता है, और हम वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करेंगे, डायपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स करेंगे। एक कंपोनेंट जो है वो होने वाला है इस आर वेक्टर के अलोंग, और एक दूसरा कंपोनेंट जो है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हम करने वाले हैं। तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स कर रहा हूं। तो एक कंपोनेंट मैं कर रहा हूं बेटा इसका इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में मैंने कंपोनेंट कर दिया इसका। तो यदि P इसका मैग्नीट्यूड है तो इसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, P cos थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट मैं कर देता हूं, इस डायरेक्शन में। ये हो गया आपका दूसरा कंपोनेंट, और इसका नाम दे देता हूं मैं P sin थीटा। P sin थीटा मैंने दो कंपोनेंट्स इसके कर दिए। क्या इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको कि भाई एक हमारे पास डायपोल मोमेंट है, इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये हो गया आपके पास P cos थीटा, ये हो गया आपके पास P sin थीटा, तो ये हो गया आपके पास P, ये एंगल है थीटा। दो कंपोनेंट कर सकते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो बस अब मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक P sin थीटा वाले डायपोल मूवमेंट से और P cos थीटा वाले डायपोल मूवमेंट से निकाल देना है, मेरा काम जो है बन जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकता हूं कैसे, मैं लिख सकता हूं कि एक जो कंपोनेंट है इसका दैट इज P cos थीटा। P cos थीटा की वजह से पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है बेटा, P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट A प्लस P sin थीटा जो है, P sin थीटा की वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिखूंगा मैं P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट A पर। हिंदी में मत लिख के आना, इंग्लिश में लिख के आना यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है यहाँ पे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इज इक्वल टू P की वजह से इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड।
इज इक्वल टू P पर P की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पर। ठीक बात। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर, किसी भी डायपोल मोमेंट की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के जैसा ही होता है। तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू होने वाली है E इज इक्वल्स टू ई एक्सियल में कह सकता हूं उसको, तो होगी 2kp, p की वैल्यू यहाँ पर p cos थीटा है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब जो है फॉर्मूला होता है एक्सियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए मैं कह सकता हूं कि यदि इसका p वेक्टर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होने वाला है इस डायरेक्शन में, और इस E इक्वेटोरियल की वैल्यू होने वाली है k p की वैल्यू है यहाँ पे p साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों वेक्टर्स का समेशन है। तो इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस कंपोनेंट की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंपोनेंट की वजह से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका हो जाएगा एक इस डायरेक्शन में, और एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की वजह से है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सियल की वजह से है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, और आप इनका रिजल्टेंट जो है निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, तो ऐसे आप निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल।